यहाँ पर हम प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को लेकर के बात कर रहे हैं। जब हम प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को लेकर के बात कर रहे हैं, तो इस पूरी स्थिति में हम ये पाते हैं कि यूनान के राजनीतिक चिंतन में प्लेटो का एक बहुत बड़ा योगदान है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ को लेकर हम ये पाते हैं कि उस दौर की जो तात्कालीन परिस्थितियां थीं, उन तात्कालीन परिस्थितियों ने भी प्लेटो को राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण करने में व्यापक पैमाने पर सहायता दी थी। ये वो दौर था जब एथेंस और स्पार्टा दो नगर राज्यों के बीच में 28 वर्ष तक युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में लगातार प्लेटो का नगर राज्य एथेंस खोखला होता जा रहा था। ये वो दौर था जिस दौर में प्लेटो ने 30 आतताइयों का शासन देखा था, लॉटरी सिस्टम देखा था। ये वो दौर था जब प्लेटो ने उसकी नज़र में दुनिया के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा था। तो इस प्रकार की परिस्थितियों ने प्लेटो के राजनीतिक चिंतन को झकझोरा और प्लेटो को एक इस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण, एक दार्शनिक शासक और एक आदर्श राज्य के निर्माण की स्थिति की ओर आगे बढ़ाने पर बल दिया। जब हम पूरी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं तो ये पाते हैं कि प्लेटो के द्वारा एक आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक के निर्माण की अभिलाषा या कल्पना प्रकट की गई थी, जिसके माध्यम से तत्कालीन यूनानी समाज की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। तो प्लेटो ने जिस दार्शनिक शासक की परिकल्पना की थी या जिस दार्शनिक शासक की कल्पना की थी या जिस दार्शनिक शासक को उत्पन्न करना चाहा था, उस दार्शनिक शासक के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति प्लेटो का न्याय सिद्धांत होता है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था, उस न्याय सिद्धांत के संदर्भ को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये पाते हैं कि जो आज के समय में न्याय है वह प्लेटो के न्याय से अलग स्थिति का सूचक था। और अलग स्थिति का सूचक इस आधार पर था कि वास्तव में जो प्लेटो का न्याय था वो ऐसा होना चाहिए कि अवधारणा के ऊपर निर्भर करने वाले न्याय सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह की स्थिति के आधार पर हम ये पाते हैं कि जब प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उससे पहले न्याय के संदर्भ में 3 भ्रामक विचारधाराओं का प्रचलन था। और ये 3 भ्रामक विचारधाराएं या न्याय के संबंध की विचारधाराएं थी: परंपरावादी न्याय सिद्धांत, उग्रवादी न्याय सिद्धांत और यथार्थवादी न्याय सिद्धांत। परंपरावादी न्याय सिद्धांत कि यदि हम स्थिति का निरूपण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि परंपरावादी न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन सिफोलस और उसके पुत्र पॉलीमार्कस के द्वारा किया गया था। सिफोलस और पॉलीमार्कस के द्वारा परंपरावादी न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और इस संदर्भ में हम ये पाते हैं कि सिफोलस कहता था कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना यही न्याय है। इसके अलावा पॉलीमार्कस ने कहा कि न्याय एक कला है जिसका समझदारी के साथ प्रयोग करना चाहिए। मित्र के प्रति श्रेष्ठ तथा शत्रु के प्रति
घृणित व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से सिफोलस और पॉलीमार्कस के द्वारा न्याय के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त किया गया था। सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ये न्याय है। इस अवधारणा को लेकर सिफोलस के द्वारा अपनी बात कही गई थी और सत्य बोलते हुए यदि अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी अन्य किसी देश को या अन्य किसी व्यक्ति को सौंपी जा रही है तो यह किसी भी मायने में सही दृष्टिकोण नहीं ठहराया जा सकता या न्याय को एक कला नहीं माना जा सकता, क्योंकि कला अच्छा और बुरा दोनों ही स्थितियों का निरूपण करती है और कला के माध्यम से जैसे एक डॉक्टर रोगी को स्वस्थ कर सकता है वह रोगी को बीमार भी कर सकता है। तो अगर न्याय को कला मान करके कार्य करेंगे तो हम ये पाएंगे कि न्याय भी वही स्थिति है जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि जो न्याय है वो कला की भांति अच्छा या बुरा करे, लेकिन सही मायनों में अगर न्याय की स्थिति का निरूपण हम करते हैं तो ये पाते हैं कि न्याय एक ऐसी स्थिति नहीं है कि जो अच्छा और बुरा करे, क्योंकि न्याय का सीधा सा जो स्वरूप है या सीधा सा जो दृष्टिकोण है वो अच्छा करने के संदर्भ को लेकर ही होना चाहिए। तो इसके अलावा न्याय की दूसरी अवधारणा है वो उग्रवादी विचारधारा की थी। उग्रवादी विचारधारा का प्रतिपादन थ्रेसीमेकस के द्वारा किया गया था और थ्रेसीमेकस शक्तिशाली के हित साधन की स्थिति का निरूपण करता था, यानी कि जस्टिस शक्तिशाली इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर, शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। और न्याय के संबंध में तीसरी जो विचारधारा है वो यथार्थवादी विचारधारा है और इस यथार्थवादी विचारधारा का प्रतिपादन ग्लूकाउन के द्वारा किया गया था और ग्लूकाउन ने इनजस्टिस इज द बेटर देन द जस्टिस, यानी कि अन्याय न्याय से श्रेयस्कर है की स्थिति को आधार बनाया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो उस न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले न्याय के संबंध में तीन भ्रामक विचारधाराओं या अवधारणाओं का प्रचलन था या न्याय के संबंध में तीन सिद्धांत चलते थे। ये तीन सिद्धांत थे जिनका प्रतिपादन सिफोलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमेकस और ग्लूकान के द्वारा किया गया था। ये तीन सिद्धांत थे परंपरावादी न्याय का सिद्धांत, उग्रवादी न्याय का सिद्धांत और यथार्थवादी न्याय का सिद्धांत। इन तीन सिद्धांतों की प्लेटो के द्वारा व्यापक पैमाने पर आलोचना की गई और आलोचना करने के बाद अपने स्वयं के न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्वयं के न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने की स्थिति में प्लेटो ने ये निर्धारित किया कि समाज में जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अंदर एक तत्व की प्रधानता होती है। एक तत्व हर व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी एक तत्व की प्रधानता होती है और वह एक तत्व ही उस व्यक्ति की प्रतिभा या उस व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। इस संदर्भ में जब प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का
निर्धारण किया तो उसने बताया कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 3 तत्व हो सकते हैं। एक है इंद्रिय तृष्णा या वासना, दूसरा है शौर्य या साहस, और तीसरा है बुद्धि या ज्ञान। यानी कि समाज में जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अंदर एक तत्व की प्रधानता होती है, और सामान्यतः 3 व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से ये 3 तत्व विद्यमान होते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति में इंद्रिय तृष्णा या वासना की प्रधानता होगी, किसी व्यक्ति में शौर्य या साहस की प्रधानता होगी, और किसी व्यक्ति में बुद्धि या ज्ञान की प्रधानता होगी। यानी कि इस पूरे संदर्भ में एक स्पष्ट स्थिति ये है कि समाज में इन 3 तत्वों के आधार पर 3 वर्ग बनेंगे, और 3 वर्गों में एक होगा उत्पादक वर्ग, एक होगा सैनिक वर्ग, और तीसरा होगा दार्शनिक वर्ग। यानी कि समाज में जब ये 3 वर्ग होंगे, उत्पादक वर्ग नंबर 2 सैनिक वर्ग, और नंबर 3 दार्शनिक वर्ग। यानी कि यहाँ पर प्लेटो के कहने का तात्पर्य यह है कि जब समाज के इन तीनों वर्गों के लोग अपने अपने तत्वों या इन तीनों तत्वों इंद्रिय तृष्णा या वासना, शौर्य या साहस, बुद्धि या ज्ञान, इन 3 तत्वों के आधार पर बनाए गए 3 वर्गों उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, इन 3 वर्गों के लोगों के द्वारा जब सही तरीके से अपने कार्य को पूरा किया जाता है और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता, बल्कि सही तरीके से अपने अपने कार्यों को पूरा किया जाता है, तो इस स्थिति के माध्यम से समाज में न्याय की परिकल्पना निर्धारित होती है। यानी कि समाज में न्याय के सिद्धांत का निर्धारण होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, यानी कि इंद्रिय तृष्णा या वासना के आधार पर उत्पादक वर्ग, शौर्य या साहस के आधार पर सैनिक वर्ग, बुद्धि या ज्ञान के आधार पर दार्शनिक वर्ग। यानी कि इस तरीके से समाज में 3 वर्ग हैं, और इन 3 वर्ग के लोगों के द्वारा जब सही तरीके से अपने अपने कार्यों का निर्धारण किया जाता है और एक दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तब इस प्रकार की स्थिति में न्याय की परिकल्पना निर्धारित होती है या न्याय के सिद्धांत का निर्माण होता है। तो इस तरीके से प्लेटो जब अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो वह व्यक्ति और राज्य की बात करता है, और ये समझाने का प्रयास करता है कि जो राज्य है उस राज्य में तथा व्यक्ति में पिंड और ब्रह्मांड का संबंध है। यानी कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे,
और जो राज्य है वह राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं और ये पाते हैं कि व्यक्ति में और राज्य में न्याय के सिद्धांत की परिकल्पना निर्धारित होती है और पिंड तथा ब्रह्मांड का संबंध व्यक्ति और राज्य के बीच में देखने को मिलता है। यानी कि जिस तरीके से ब्रह्मांड होता है उस ब्रह्मांड में छोटे छोटे पिंड होते हैं और इन छोटे छोटे पिंडों के माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में व्यक्ति होते हैं और इन व्यक्तियों से राज्य का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार छोटे छोटे पिंडों से ब्रह्मांड बनता है ठीक उसी प्रकार से व्यक्तियों से राज्य बनता है। तो न्याय की परिकल्पना का आधार भी यही है कि व्यक्ति में न्याय होता है और वह राज्य में भी न्याय का आधार बनता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के 3 आधार हैं और इन 3 आधारों पर उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग का निर्माण होता है और ये न्याय की परिकल्पना को या न्याय के सिद्धांत को निर्धारित करते हैं और इस तरीके से न्याय के सिद्धांत की पूर्ति होती है। धन्यवाद।